हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम CDSL स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। यार एक भाई का कमेंट आया था कि यार मैंने यहाँ पे हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है और बाइंग करने के बाद स्टॉक में गिरावटें चालू हो गई हैं। यहाँ पर अभी मुझे लॉसेज हो रही हैं, तो क्या यहाँ पर मुझे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं, स्टॉक के बारे में समझते हैं एंड उसके बाद उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सीडीएसएल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखने और उनका लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है और स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो ट्रेड्स किए जाते हैं उनका सेटलमेंट करने का काम करता है। बेसिकली ये जो कंपनी है दोस्तों, ये फाइनेंशियल मार्केट्स वाली जो सेक्टर है उससे बिलोंग करने वाली कंपनी है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो हमारे सिक्योरिटीज होते हैं लाइक इक्विटीज हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो वो सिक्योरिटीज को सीडीएसएल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर कहें कि डिमेटलाइज्ड फॉर्म में, डिमेट अकाउंट में जो रखे होते हैं वो डिमेटलाइज्ड फॉर्म में हमारे सिक्योरिटीज रखे होते हैं, तो वो रखने की सुविधा सीडीएसएल देता है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में जो भी हम ट्रेड्स करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो सुविधा भी ये कंपनी देती है। उसके अंदर सेटलमेंट करने का काम करती है। आप अगर मार्केट में 5 साल 6 साल पहले से हो तो आप उस वक्त की डेटा भी देखना चाहोगे तो वो देख सकते हो। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि आपकी जो डेटा है ये सीडीएसएल स्टोर करके रखता है, आपकी हिस्ट्री। ठीक है, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड्स होते हैं उनका सेटलमेंट करने का काम करता है। और अगर कोई मतलब कोई भी शेयर, यहां पर मानकर चलो सीडीएसएल का ही शेयर, एक बंदा ए है और एक है बी। ठीक है, तो ए यहां पर सीडीएसएल के शेयर्स बेच रहा है बी के पास और बी जो है ये खरीद रहा है, तो बी वाला जो पैसा है ये ए के पास आता है और ए के जो शेयर्स हैं ये बी के पास जाता है। तो इस चीज को करने का काम जो है ये सीडीएसएल करता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ये जो कंपनी है ये काम करती है। अब देखो, सिर्फ इतना ही इनका काम नहीं है, इनका जो बिजनेस है ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बिजनेस सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो डिपॉजिटरी का तो काम ये कंपनी करती है और मेजरली इनका जो बिजनेस है ये डिपॉजिटरी के थ्रू ही चलता है। ठीक है, और डिपॉजिटरी क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, डिमेटलाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है, उसे यहाँ पर डिपॉजिटरी के तौर पे कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पर है इनके बिजनेस की डेटा एंट्री एंड स्टोरेज की, जिसमें मतलब जो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखने का काम करती है, उनका रिकॉर्ड रखने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये केवाईसी का भी काम करती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट इनका हो जाता है ये हो जाता है रिपोजिटरी का। रिपोजिटरी में क्या होता है कि ये जो कंपनी है ये लाइक इंश्योरेंस रिपोजिटरी का जो काम होता है वो ये कंपनी करती है और इसके तहत कंपनी ने लगभग 35 लाइफ इंश्योरेंस या फिर कहें हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, तो 35 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, तो यहां पर इंश्योरेंस की रिपोजिटरी करने के लिए ये जो कंपनी है ये पार्टनरशिप की हुई है, तो रिपोजिटरी के अंदर भी कंपनी काम करती है। साथ ही साथ यहां पर हम ये भी इंक्लूड करके चल सकते हैं कमोडिटी रिपोजिटरी, मतलब जिसमें मतलब जो कमोडिटी के एसेट्स होते हैं उन्हें डिमेटलाइज्ड फॉर्म में, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, तो वो सेफली रखने का काम ये जो कंपनी है ये करती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको कमोडिटी एसेट्स जो हैं उनको बेचने हैं, ट्रांसफर करने हैं कि नहीं दूसरे के पास, तो वो सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार का काम है इनका और वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। अब यहां पर अगर हम सर्विस वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो इनकी जो रेवेन्यू आती है ये एनुअल इश्यूअर इनकम से अप्रोक्सीमेटली 34% की आती है। ठीक है, रेवेन्यू।
एंड अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो इनके माध्यम से 32% की रेवेन्यू आती है। एंड उसके बाद है आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन इनकम, तो इससे यहाँ पर 17% की रेवेन्यू आती है। बाकी बचा यहाँ पर जो हो जाता है इनका अदर इनकम, ठीक है। तो इस प्रकार की रेवेन्यू इनकी आती है अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से। तो वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। एंड सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली इस सेक्टर की डिमांड आगे भी रहने वाली है ही। जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा तब तक इस प्रकार की जो कंपनीज हैं वो रहेंगी। तो सेक्टर बढ़िया है। अब देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको काफी सारे सेगमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर डिपॉजिटरी के साथ अगर आपको चलना है तो सीडीएसएल जो स्टॉक को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑप्शन आपके पास हो जाता है। अगर यहाँ पर आप एएमसीज के साथ चलना चाहते हो, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होते हैं उनके साथ अगर आप चलना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं मोतीलाल ओसवाल, नुवामा वेल्थ, इस प्रकार के कंपनीज के स्टॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हो जाते हैं। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो एक्सचेंज की जो स्टॉक है उसके साथ भी चल सकते हो। बीएससी जो है ये लिस्टेड है मार्केट में, और बीएससी जो है ये भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ही काम करती है। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस के साथ अगर आपको चलना है तो बीएससी स्टॉक के साथ आप चल सकते हो। साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रोकर का भी ऑप्शन हो जाता है। ब्रोकिंग जो बिजनेस है उसमें एंजल वन है, ठीक है। तो एंजल वन के ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काम करती हैं। लाइक यहाँ पे केफिन टेक कहें, साथ ही साथ यहाँ पे कैम्स की बात करें तो ये सभी जो कंपनीज हैं ये भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काम करती हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा सेगमेंट पसंद है तो उसके साथ चल सकते हो। अगर आपको डिपॉजिटरी का सेगमेंट पसंद है तो यहाँ पर सीडीएसएल के साथ चल सकते हो, इसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक बिजनेस को आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। अभी भी कुछ डाउट्स अगर हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। 37,151 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 69.7 की, इंडस्ट्री पी 78.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, लेकिन अगर यहाँ पर हम मीडियन पी की बात करें तो देखो 5 इयर्स की मीडियन पी है 43.3 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा ही है, 2.33 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 40.2%, आरओई 31.3%, बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग, प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो काफ़ी कम है, सिर्फ यहाँ पर 15% की है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बस वीडियो के साथ बने रहना। देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम तो है, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है उनको भी आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0% है, चलो ये ठीक है। एंड उसके बाद करंट प्राइस 1778 की, 52 वीक हाई 1990 की और लो है 811 की। बुक वैल्यू 73.2 रुपए की। डेप्ट है 1.04 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0 की है, चलो बढ़िया है। और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो देखो फ्री कैश कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया है, 313 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब इजिली अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.53%, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, ईपीएस है 25.5 रुपए की। तो ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ठीक ठाक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है, 551 करोड़, 555 करोड़, 812 करोड़ और फिर टीटीएम में 1035 करोड़, चलो ठीक है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं तो देखो 312 करोड़, फिर यहाँ पर डिक्लाइन हुई है 276 करोड़ हो गई, फिर यहाँ पर बढ़कर 420 करोड़ और फिर 533 करोड़। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डिक्लाइन क्यों हुई नेट प्रॉफिट के अंदर, जबकि सेल्स जो है वो कुछ बढ़े भी हैं। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 551 करोड़ से बढ़कर 555 करोड़ हुई है। तो मानकर चल सकते हो कि फ्लैट रही है सेल्स। लेकिन यहाँ पर फिर भी नेट प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो ओपीएम की परसेंटेज है
ये डिक्लाइन हुई है, ठीक है। 66% से घटकर यहाँ पर 57% हो गई ओपीएम, और इस वजह से प्रॉफिट के अंदर प्रेशर पड़ा। फिर यहाँ पर देखो ओपीएम सही हो गई 60%, 61%, तो इधर जो प्रॉफिट्स हैं ये ठीक है, एंड साथ ही साथ जो सेल्स हैं वो भी अच्छी ग्रोथ के साथ यहाँ पर देखने को मिले हैं। इधर जो सेल्स था ये लगभग फ्लैट ही था, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो भाई साहब देख सकते हो बढ़िया परसेंटेज में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। 20% से प्लस है यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी प्रकार से देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, बढ़िया परसेंटेज में हर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। पास्ट 5 ईयर्स में 74% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 3 ईयर्स में 34% के सीएजीआर से, पास्ट 1 ईयर में 95% के सीएजीआर से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बढ़िया है, 20% प्लस है रिटर्न ऑन इक्विटी, चलो ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अब हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है यहाँ पे काफी टाइम से स्टेबल है, वो भी 15% की है। होल्डिंग तो डेफिनेटली कम है, 15% की है सिर्फ, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग है ये भी ठीक ठाक देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर अगर हम एफआईआईज की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज की होल्डिंग 14% से घटकर 13.77% पर आ चुकी है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की भी होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है, 24.92% से घटकर 21.57% पर आ चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम होल्डिंग के परसेंटेज की बात करें इंस्टीट्यूशंस की तो अच्छी परसेंटेज में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो होल्डिंग है ये यहाँ पर काफी ज्यादा है, 49.66%, ठीक है। तो देखो दोस्तों, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गई। यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स है ये काफी बेहतर परसेंटेज में है अभी भी, जबकि सितंबर क्वार्टर में ट्रिम हुए हैं इनके होल्डिंग्स, फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे परसेंटेज में है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। तो देखो, जैसा कि हमने बोला कि फाइनेंशियल मार्केट्स के सेक्टर में अगर आपको चलना है तो फिर ठीक है, सेक्टर बढ़िया है और कंपनी की जो मोनोपोली है ये भी बढ़िया है इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये बढ़िया है। जैसा कि हमने बोला कि जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये जो कंपनी है ये चलेगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बढ़िया है। अब देखो, ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है कि यहाँ पर जाकर आप लोग बाइंग कर लो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ये कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, ना ही कोई रिकमेंडेशन दी जा रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से ट्रेंड चली है। यहाँ पर अगर हम नीचे से एकदम बात करें तो देखो, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, फिर तेजी आई, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पर तेजी आई और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी एंड फिर कंसोलिडेशन एंड उसके बाद तेजी, और अब यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो शायद से यहाँ पर फिर से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट की जो लेवल होगी वो ध्यान में रखकर चलना होगा, तब हमें पता चलेगा कि वहां से कंसोलिडेशन हो सकती है, ठीक है। तो ट्रेंड की जहां तक कि हम बात करें तो ट्रेंड यहां पर हमें अपसाइड में ही देखने को मिल जा रही है, देख सकते हो यहां पर इस प्रकार से ट्रेंड के साथ स्टॉक जो है ये बढ़ते जा रहा है। यहां पर डाउन ट्रेंड नहीं आई है, जबकि ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से करेक्शन दिखा रहा है। फिर भी यहां पर देखो, डाउन ट्रेंड हम नहीं कह सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं चार्ट को ताकि हमें और भी क्लियरली समझ में आए। तो देखो यहां पर, अब समझो, ये जो यहां पर 52 वीक हाई की लेवल है, यहां से अभी स्टॉक के अंदर कुछ गिरावटें आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा नहीं आई है, 5 से 10% के बीच में गिरावटें होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। अभी यहां पर प्राइस है 1777 की। एक भाई ने जो कमेंट किया था वो ये था कि हमने यहाँ पर तकरीबन मे बी 1900 का लेवल, ठीक है, तो 1900 के लेवल पर हमने बाइंग किया है, तो क्या अभी यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर हर वीडियोज में कहा करता हूं कि भाई साहब हाई के लेवल्स पर बाइंग करने से बचना चाहिए, फोमो में आकर खरीदारी नहीं होती है, ठीक है।
अगर फोमो में आकर खरीदोगे हाई के लेवल्स पे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी, तो स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक के अंदर गिरावटें आएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार ये स्टॉक ही बेकार है। तो इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर चलना चाहिए, वैल्यूएशन देखकर चलना चाहिए। ऐसे ही कोई भी लेवल पर स्टॉक बढ़ रहा है तो वहां पर बाइंग कर लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको होल्ड करना है या फिर सेल करके लॉस बुक करके निकल जाना है, ये तो टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन होगी। यहां पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे सकता हूं, ठीक है। तो अब आपको अपने हिसाब से जो सही लगे उस हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली अपनी एग्जांपल लेकर कहूं, अगर यहां पर मैंने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर लिया होता और अगर यहां पर मैंने ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाया है, मानकर चलो यहां पर मैंने अपना फर्स्ट एसआईपी किया है, अपना जो भी टोटल अमाउंट यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है उसका मात्र 10-15% का अमाउंट ही लगाया है, तो फिर मैं थोड़ा वेट करके चलूंगा। जब ये जो स्टॉक है ये गिरकर अपने सपोर्ट की लेवल पर आएगा तो वहां पर मैं अपना सेकंड एसआईपी करके चलूंगा, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पर कंडीशन ये है कि मैंने हाई के लेवल्स पर ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए थे, एक छोटा सा ही वेटेज दिया था, बहुत ही छोटा सा। मुझे मानकर चलो यहां पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो इस लेवल पर मैंने सिर्फ 10-15 हजार लगाए थे। तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि यहां पर ही बल्क में बाइंग कर लिए, सारा का सारा अमाउंट लगा दिए ये टॉप के लेवल पे। तो अगर ऐसी गलती की हो तो फिर और ज्यादा अमाउंट्स लगाने से बचना चाहिए, इससे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है, एक ही स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंसी जो है ये काफी ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का और कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए तेजी सोचकर, शॉर्ट टर्म के लिए गेन लेने की सोचकर इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए, ठीक है। अगर अभी लॉसेज कुछ खास नहीं हो रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो आप चाहो तो लॉस बुक करके निकल सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ ही चलना। एंड लॉन्ग टर्म के लिए जैसा कि हमने बोला कि सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग करनी चाहिए एंड अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में ही बाइंग करनी चाहिए, एटलीस्ट 20-25% की डिस्काउंट के साथ ही मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूं कि कोई भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता हूं। फिर यहां पर मानकर चलो अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिल जाती है तो फिर यहां पर फर्स्ट एसआईपी कर दिया, ठीक है। एंड फर्स्ट एसआईपी करने के बाद फिर से गिरावटें हमें देखने को मिलने लगती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करते चलूंगा, ठीक है। लेकिन एड ऑन करने का मतलब ये नहीं कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, ये गलती को करने से बचना है। यहाँ पर वेटेज भी आपको मैं परसेंटेज के हिसाब से बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक है इसका वेटेज कितना होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम कहें तो 5 से 8% का ही वेटेज होना चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो, ठीक है। अब चलो यहां पर थोड़ा सा हम और भी चीजों को समझते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, मोमेंटम के साथ स्टॉक जो है ये चढ़ते जा रही थी, फिर यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला इस लेवल पे और यहां पर एक रेजिस्टेंस की लेवल बनी है 1672 की। ये जो रेजिस्टेंस की लेवल बनी इसे ब्रेकआउट मिला और स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आई एंड उसके बाद फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई और स्टॉक के अंदर गिरावटें हमें देखने को मिल रही है फिलहाल, ठीक है। तकरीबन 2000 के लेवल तक स्टॉक चला गया था लेकिन अभी यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई तो स्टॉक जो है ये गिरकर 1777 के लेवल पर आ चुका है। गिरावटें ये अगर कंटिन्यू रहती है, प्रॉफिट बुकिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो ये जो स्टॉक है ये गिरकर ये जो रेजिस्टेंस पहले बनी हुई थी इसे सपोर्ट मानकर यहां पर सपोर्ट ले सकती है स्टॉक, ठीक है। यहां पर एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट दे सकती है। अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहां पर ये ट्रेंड वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है ये होगी सपोर्ट। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको स्टॉक मिल जाता है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेंड लाइन पर यहां पर तकरीबन आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है ये 52 वीक हाई के लेवल से, तो बढ़िया यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी एंड सपोर्ट की लेवल पर मिल जाएगी तो अच्छी बात होगी यहाँ पर अगर कोई एसआईपी की शुरुआत करना चाहेंगे तो उनके लिए। अगर कोई यहाँ पर इस सपोर्ट पर बाइंग के लिए इच्छुक है
1672 की जो सपोर्ट है यहाँ पर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो तकरीबन यहाँ पर 15% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो वो यहाँ पर SIPs की शुरुआत करके चल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रही है स्टॉक में, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर नीचे साइड में ब्रेक हो जाती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और फिर हम लोग मानेंगे कि अब यहाँ पर जो ट्रेंड है ये चेंज हो चुका है। पहले अप ट्रेंड यहाँ पर चला था, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेंड को समझेंगे। अभी जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही हमारी आज की वीडियो CDSL स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।